सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और हुकूमत की जानिब से अब अपोजिशन को एक और ऑफ़र कर दी गई है और वो ऑफ़र है कि आप असम्बली में आएँ और अपना किरदार आप अदा करें, मुस्बत अपोजिशन करें। जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे मुताल्लिक़ असम्बली में बात की जाए और 2029 तक अभी आप इंतज़ार करें। अब ये एक ऐसे माहौल में ये बात की गई है हुकूमती वज़रा और सीनियर लीडरान की जानिब से कि जब अपोजिशन जमा अपने तीन शराइत अपने 3 नुकात रख चुकी है कि उनके जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको रिहा किया जाए। इसके साथ साथ एक जुडिशल कमीशन वो चाहते हैं 9 मई पर, और फिर जुडिशल कमीशन वो चाहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात पर। फिर जो बकौल उनका चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए, यानी फॉर्म 45 के नताइज को तस्लीम किया जाए। अब क्या इन में से किसी नुक्ते पर हुकूमत बात करने को तैयार होगी? क्या इन नुकात पर टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बात होनी चाहिए, या फिर आपस में दोनों जानिब से रवाबित का सिलसिला शुरू होना चाहिए, या फिर शायद पार्लियामान वो बड़ा एक ज़बरदस्त और मौसर फोरम है, क्या पर वहाँ इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए? और अगर इस पर मामला तय ना हो सके तो फिर आगे आने वाले दिनों में क्या इसी तरह का हम एक सियासी अदम इस्तेहकाम देखते रहेंगे कि अपोजिशन सड़कों पर होगी, हुकूमती मामलात भी फिर किसी न किसी तरह आगे बढ़ ही रहे होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिलसिले में आगे क्या हिकमत अमली है, हम गुफ्तगू करेंगे। रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक मरकज़ी तर्जुमान भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ज़ाहिर कोई मुज़ाकरात की फ़ज़ा होती नज़र नहीं आ रही। आप लोग की जो डिमांड्स हैं वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, वो जो ऑफ़र कर रहे हैं शायद वो आप लोग के लिए काबिल कबूल ना हो। तो रऊफ़ साहब, ये मामलात फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत मेहरबानी जी। ये मामलात आगे बढ़ेंगे जब इस मुल्क में आईन और कानून की पासदारी को तस्लीम किया जाएगा। ये मामलात उस वक़्त आगे बढ़ेंगे जबकि इस मुल्क में जमहूरियत को कबूल किया जाएगा और तमाम फैसले आईन, कानून और जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक लिए जाएंगे। उसमें से सबसे पहली बात जो इनको करनी होगी कि जो मैंडेट अवाम का इन्होंने चोरी किया था 8 फरवरी को, उसको अवाम के हक में रिस्टोर करना होगा। और अवाम ने जिसको मैंडेट दिया था उसको मिलेगा, वो हुकूमत करेगी। इसके बगैर किसी किस्म की गुफ्तगू किसी के साथ नहीं हो सकती। तो अब रऊफ़ साहब, ज़ाहिर है ये मैंडेट का चोरी का जो आप लोगों का क्लेम है, अब इसके लिए आप ट्रिब्यूनल्स में भी हैं, आप अदालत भी जाएंगे और आपको इंसाफ भी मिलेगा। It is a reality. It is not a claim. It is a reality. अच्छा, लेकिन सारी दुनिया ने देख चुका हुआ है, हमारी प्रेजेंटेशंस है, हमारा वाइट पेपर आ चुका हुआ है, हमारे पास बोनाफाइड एविडेंस है, हमारे पास डेटा है सारा, हमारे पास टेम्पर्ड फॉर्म्स 45 और 47 हैं, मौजूद हैं, दिखा चुके हुए हैं, आप लोगों को भी दिखा चुके हुए हैं। उसके बावजूद आप इंसिस्ट करते हैं कि ये क्लेम है। ये क्लेम नहीं है, ये रियलिटी है। तो रऊफ़ साहब, ये ट्रिब्यूनल्स में भी चोरी हुआ था। हाँ, ये ट्रिब्यूनल्स में भी आप लोगों ने ये सब डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ्स और एविडेंसेस वगैरह दिखाए होंगे, तो वहाँ से फिर ये ताख़ीर क्यों हो रही है? अभी तक वहाँ से फैसला क्यों नहीं आ रहा कि जी ये आप लोगों का जो अभी ज़ाहिर है इसको अब आप रियलिटी कह रहे हैं, हम इसको ज़रा एहतियात के तौर पर क्लेम कहते हैं, तो वो इसको एक ऑफिशियल शक्ल क्यों नहीं मिल सकी अब तक? तो 100 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं इलेक्शन हुए। पिछले 2 साल से हमें कहीं से इंसाफ मिला है? आप मुझे बता दीजिए। अब आके कहीं कोई एक वेकनिंग जो है उसकी फीलिंग हो रही है अदलिया के अंदर से, आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, क्योंकि वो इन्होंने इतना बर्दाश्त कर लिया है प्रेशर कि वो अब उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा। इसलिए चंद जो बाज़मीर जज साहिबान हैं उन्होंने ख़त लिखे हैं, उन्होंने अब उनकी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं अपनी, कह रहे हैं कि हम इस प्रेशर में काम नहीं करेंगे, हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। तो ये कुछ उम्मीद बंदी है। लेकिन ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं जहां हम गए हुए हैं, ये एक करप्ट तरीन अदारा जो इस मुल्क का है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर काम करता है, जिनसे हमें किसी किस्म के इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। जिस महाज के ऊपर भी हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, हम कानूनी महाज के ऊपर हैं, और अभी हम एक पब्लिक मूवमेंट जो है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं करीब, जिसके लिए हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो अदलिया के पास मौजूद हैं ताकि हमें इजाज़त मिल सके और हम उसका बाकायदा आगाज़ कर सकें। सो इन तमाम महाजों के ऊपर हम अपनी जो जद्दोजहद है उसको जारी रखेंगे।
किस मकासद के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बयान किए हैं। इस मुल्क में आइन, कानून और जमहूरियत जो है उसके जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। तो रऊफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 माह में आपको कहीं से आपकी जमात को इंसाफ नहीं मिला। अभी ये कोई 10-12 रोज़ पहले का ही जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट का था, इससे पहले जो आया था, जिसमें आपकी मखसूस नशिस्तें, इजाफी जो नशिस्तें थी वो दूसरी जमातों को देने का फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपकी दरख्वास्त को मंजूर किया है। अभी 2-3 तारीख से उसकी समाअत होनी है। फ़िलहाल अभी वो मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों से वो वापस उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। तो ये इंसाफ तो होता आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है। आप देखें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में तो आपके हक़ में भी फैसला हो रहा है। मैंने आपसे अर्ज किया कि 2 साल में ये पहला एक अवेकनिंग है, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि एक अवेकनिंग है जो कि जुडिशरी के अंदर नमूदार हो रही है, और आवाज़ें आ रही हैं कि जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं कि हम इतने प्रेशर के ऊपर, हमारे काम में इंटरफेरेंस है और हम ऐसे नहीं काम करेंगे। तो चंद जज साहिबान जो हैं उन्होंने मैं क्या कहूँ उसको डिस्क्राइब ना करूँ, उन्होंने मतलब एक किस्म का ओपनली ये स्टेट किया है कि जी अब वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, और ये जो फैसला है ये उसी तनाजुर में उसको देखना चाहिए। अगर इंसाफ हमें मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम चूंकि आइन और कानून को आगे लेके चलना चाहते हैं, जमहूरी तकाज़ों को आगे लेके चलना चाहते हैं, इसलिए इंसाफ मिलना चाहिए हर रियासत में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन मांग रहा है। ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं मैं कर रहा। इंसाफ के तकाजे हर शख्स के लिए, हर इदारे के लिए होने चाहिए। उनको मिलना चाहिए इंसाफ, फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, बगैर डिले के मिलना चाहिए। अगर इस अवेकनिंग के बाद अदलिया के अंदर ये जो अवेकनिंग है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन, खामोश इनकलाब जो इस वक्त आ रहा है, उसकी वजह से अगर हमें इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है तो हम परवरदिगार का शुक्र अदा करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये मूवमेंट जो है जुडिशरी के अंदर ये जारी रहे और फैले, और इसके असरात तमाम जज साहिबान तक पहुंचे, ताकि वो सब भी आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ मुहैया करें पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज को। सही। तो रऊफ साहब, ये जो मुज़ाकरात वाला नुक्ता है, इस पर क्या ऐवान सदर से भी कोई पैगाम आप लोगों को आया है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चूंकि अभी कायम मुकाम सदर मुमलिकत हैं, तो उन्होंने कोई पैगाम आप लोगों को भिजवाया है कि पीपल्स पार्टी हाजिर है, आप बताएं मुज़ाकरात किससे करने हैं? तो कोई इस तरह की गुफ्तगू चल रही है? सबसे पहले तो ये है जी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास है क्या देने को? ये तो खुद मोहरे हैं, ताकत का बंबा तो कहीं और है। ये इनकी तनाबें हिलती हैं तो ये हिलते हैं, इनकी तनाबें हिलती नहीं तो ये जुम्बिश भी नहीं कर सकते, ये उंगली भी नहीं हिला सकते। तो इनके पास हमें देने को है क्या? लेकिन ये तो एक चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस पर हुकूमत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है कि अगर वो जमात उसकी सपोर्ट मुस्लिम लीग नून को, तो वो हुकूमत नहीं बना सकते थे। उन्होंने तो आपको भी ऑफर की थी, उनके इतने क्रिटिकल नंबर्स मौजूद थे उनके पास। जी हमने उस वक्त जब इन्होंने हमें ऑफर भी की कि जी हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो हमने इनकार किया, क्योंकि हम किसी ऐसी जमात के साथ नहीं मिलना चाहते, किसी ऐसी जमात के साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते जिसके पास चोरी का मैंडेट हो। ये चोरी किए हुए मैंडेट वाली 3 जमातें हैं, इसके साथ हम किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं करना चाहते, चाहे वो हमें बेनिफिट करती हो। हम पाकिस्तान की हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है, हर दूसरा पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो है, उसके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। 6 जमातें इकट्ठी हो गई हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब और जमातें भी इस कोलिशन में शामिल हो जाएंगी। और ये तमाम जो हम पब्लिक मूवमेंट की बात करते हैं, इसमें ये तमाम जमातें भी इंशाअल्लाह ताला शरीक होंगी। और ये जो है सियासी जद्दोजहद जो है, ये जमहूरियत की जद्दोजहद जो है, ये आइन और कानून की जद्दोजहद जो है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। सही। तो अगर रऊफ साहब ये इलेक्शन की तहकीकात के लिए कोई पार्लिमानी कमेटी अगर बनती है, आप लोग तो ज़ाहिर है एक कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत पार्लिमानी कमेटी की आपको ऑफर करती है तो वो फिर आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी? पार्लिमानी कमेटी पार्टिजान होती है, क्योंकि वहां मेंबरान ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैठे होते हैं। हम नॉन पार्टिजान जो है वो इन्वेस्टिगेशन के कायल हैं, और वो सर्विंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन पर कंप्राइज करनी चाहिए, और वो एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए जो कि 8 फरवरी की भी तहकीकात करे और उससे पहले 9 मई की भी तहकीकात करे। ये 2 हमारे डिमांड्स हैं, और इन डिमांड्स को मीट किए हुए जो आगे का रास्ता है वो वर्चुअली मफकूद हो चुका हुआ है। जब तक इंसाफ के तकाजे यहाँ पूरे नहीं होते, उस वक्त आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, इंक्लूडिंग अस। लेकिन रऊफ साहब, ये कमीशन के मामले में आप लोगों का फिर ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। 2013 में भी आप लोगों ने डिमांड की थी, वो फिर आप लोगों की काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो एक कमीशन बना, और उस कमीशन का फैसला फिर आपके हक में नहीं आया था। कमीशन का फैसला जो भी आएगा उसको कबूल किया जाएगा। कमीशन जो है वो
नॉन पार्टिजन जजेस के ऊपर, सर्विंग जजेस के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए और वो तमाम हकायक को देख के उनको फैसला करना चाहिए। जो भी फैसला करेंगे, अगर हम कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे तो फिर उसके फैसलों को भी मानेंगे। अब ये देखना ये होगा कि किन जजेस के ऊपर वो मुश्तमिल होता है। कुछ जजेस के बारे में हमारी रिजर्वेशंस हैं। मैं खुदा न ख्वास्ता जुडिशरी या जजेस को अटैक नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमारी रिजर्वेशंस है। मैं नाम भी ले लूंगा उन जजेस का। तो हम चाहेंगे कि जो कमीशन बने उसमें वो जजेस शामिल हों जो कि सबको कबूल हों, और वो कमीशन जो फैसले करेगी वो कम से कम हम तो उसको कबूल करेंगे। ठीक है। तो सर खैबर पख्तूनख्वा में रऊफ साहब फिर ये कमीशन कब बनने जा रहा है? चूंकि वहाँ भी JUI की डिमांड है। मौलाना फजल रहमान का एक क्लेम है कि वहाँ पर उनका मैंडेट चोरी हुआ है और उनकी भी कई दर्जनों सीटें होती हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं। तो वहाँ पर ये इस कमीशन को आप बनाने जा रहे हैं? जी, कमीशन बनेगा जी, इंशाअल्लाह ताला वो बनेगा। लेकिन वहाँ चूंकि पता है आपको कि वो कुछ एक दो मसाइल थे जो कि रिमूव हो रहे हैं, तो अनकरीब आप ये खबर सुनेंगे कि वहाँ कमीशन इंशाअल्लाह ताला कॉन्स्टिट्यूट होगा दोनों इश्यूज के ऊपर, 8 फरवरी एंड 9 मई, दोनों के ऊपर। सही। अच्छा, ये जो राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, ज़रा उन्होंने भी ये मुज़ाकरात के हवाले से दो जुमले मैं आपको सुनाता हूँ साहब, फिर इस पर मैं आपसे सवाल करता हूँ, ज़रा ये सुनाइएगा। को और तरह से देखता था या समझता था। अब इस वक्त मेरा उनके साथ नफरत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जब उन्होंने एक जद्दोजहद की है, भले मेरे सोच के मुताबिक गलत की है, लेकिन उन्होंने मज़ामत तो की है ना, उन्होंने स्टैंड लिया है एक बात पे। वो इस मुल्क के इस वक्त एक सियासी हकीकत है, लेकिन वो वहीं खड़ा है बंदा। तो अगर वो अपना रवैया जो है उसको सियासी बनाए, क्योंकि पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम में आप डायलॉग से इनकार करके आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जेल से बाहर देख रहे हैं अनकरीब? नहीं, अनकरीब तो मैं नहीं देख रहा। तो रऊफ साहब, ये हुकूमती सफ़ों से भी अब ऐसा लग रहा है कि ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि ये थोड़ा सा अगर रवैये को सियासी किया जाए, यानी सियासी क़ुव्वतों से अगर बात की जाए तो शायद कुछ मामलात हुकूमत और अपोजिशन के आगे बढ़ सकते हैं, कोई दरमियानी राह निकल सकती है। लेकिन आप लोग का अपना एक स्टैंड है कि आप नहीं बात करेंगे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो। देखिए, सियासी रवैये का मतलब अगर ये है कि हम चोरों और डाकुओं की हुकूमत कबूल कर लें, सियासी रवैये का मतलब अगर ये है कि हम इलेक्शन के ऊपर जो डाका डाला गया है उसको कबूल कर लें, सियासी रवैये का मतलब अगर ये है कि हम ये जो मुतलियाँ हैं, ये जो नाच रही हैं, इनका नाच जो है वो हम कबूल कर लें, तो भाई वहाँ तो फिर हम नहीं करेंगे इनका, बिल्कुल। दूसरी बात है कि इनकी सिंसियरिटी का आलम यह है कि जिस दिन ये बात कर रहे थे उसी इंटरव्यू वाले दिन शाम को रात को 12 बजे इन्होंने हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर हमला किया है, और बाकी जो कुछ हुआ है वो तमाम सब लोगों को पता है, आपको भी पता होगा। सो इनके कहने और करने में जो है ना वो बहुत तजाद होता है। दूसरी बात ये कि इनके पास कुछ देने को है ही नहीं है, जैसा कि मेरा ख्याल है मैंने पहले भी कहा है, ये पुतलियां हैं जो नाच रही हैं किसी और के इशारे के ऊपर, तो ये कुछ नहीं दे सकती हमें। सही, लेकिन जो कहा जाता है वो कहते हैं इससे ज्यादा या कम कुछ नहीं कहते। इन्हीं सफ़ों में जो लोग शामिल हैं, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला KP के उनके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो जहाँ सूबे के मामलात को सेटल करना है, जो वहाँ की ज़रूरियात हैं, उनके लिए भी तो आप इन्हीं से डिमांड कर रहे हैं, इन्हीं से मांग रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से, उवैस लगारी साहब से। तो फिर मुज़ाकरात क्यों नहीं इनसे हो सकते हैं? हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ और सिर्फ सूबे का हक मांग रहे हैं। हमारा रवैया वफाक की तरफ हमेशा ये रहा है कि हम चूंकि एक इकाई है वफाक की, इसलिए हमें वफाक के साथ फंक्शनल ताल्लुकात रखने हैं। इसी सिलसिले, इसी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब ने ओथ ऑफ ऑफिस लेने के बाद वो इस्लामाबाद आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की थी। लेकिन जो वफाक का रवैया हमारी तरफ रहा है वो इंतहाई गलत रहा है। उन्होंने वर्चुअली कोशिश की है कि केपी को स्ट्रैंगुलेट किया जाए, केपी के अवाम के हकूक जो है उनको गस्ब किया जाए, उनके जो बेसिक डिमांड्स हैं उनको मीट ना किया जाए। हमारे ऑफिसर्स हमें नहीं दिए, हमारे जो सूबे के पैसे हैं वो हमें नहीं दे रहे। उसके बावजूद बीच में आपने देखा है कि SIFC के इजलास में भी चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाया था, उसके बाद इन्होंने बुलाया है। तो ये विफाक को भी चाहिए कि वो ताली दोनों हाथों से बचेगी। अगर आप मुलाकात किए तो ये बेसिकली हमारे कंसिस्टेंट अप्रोच टुवर्ड्स फेडरेशन जो है उसकी वजह से हुआ है कि हम चाहते हैं कि एक इकाई के तौर के ऊपर हम उनके साथ फंक्शनल ताल्लुकात जो है वो रखें। लेकिन
इसमें जो विफाक को रोल अदा करना है वो विफाक अनफॉर्चुनेटली उसने अदा नहीं किया। आई होप कि अब वो अपना रोल अदा करना शुरू कर देगा और सूबे के हकूक जो है उनको गसब करने की बजाय उनको वो देगा, उसके फंड रिलीज करेगा, जो ऑफिसर्स चाहिए हमें उनको पोस्ट किया जाएगा। ये तमाम जरूरियात जो हैं इनको पूरा किया जाएगा, उसके बाद देखा जा सकता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो रऊफ साहब, जाहिर है कि जो हुकूमती पार्टी हैं और जो आपकी जमात है, आपस की जो तलखियाँ हैं शायद वही फिर असरअंदाज हो रही हैं विफाक और KPK के भी ताल्लुकात पर, जो वहाँ फंड्स रुक रहे हैं, जो वहाँ वक्त पर मामला सेटल नहीं हो पा रहे। तो ये वाली बर्फ़ अगर पिघलेगी आप लोगों की जो सियासी बर्फ़ है, तो ये उसका फिर फ़ायदा अल्टीमेटली विफाक और KPK को भी होगा। देखिए, हम अपना जो ये कोई मतलब ये चौधराहट नहीं है प्राइम मिनिस्टर की या किसी और की कि वो हमें हमारा राइट्स दे या ना दे। ये पाकिस्तान में एक आइन है, एक कानून है, ये KPK राइट्स हैं जो आइन दर्ज किए हुए हैं, आइन में जो कानून के मुताबिक हमें मिलने चाहिए। हम किसी के आगे इस्तदा नहीं कर रहे, हम किसी के आगे हाथ बांध के नहीं खड़े हुए। ये आइनी और कानूनी तकाजे हैं जिनको विफाक को पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो ताल्लुकात में बेहतरी नहीं हो सकती। सही। हम किसी के आगे जाके भीख नहीं मांगेंगे अपने हकूक की, हमें इंसाफ चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक जो हमारे हकूक है वो हमें मिलने चाहिए, वो सूबे को मिलने चाहिए, वो सूबे के अवाम को मिलने चाहिए। ठीक है। और रऊफ साहब, ज़ाहिर पिछले एक हफ्ते में जो 2 वाक़यात भी ऐसे जो नाखुशगवार वाक़यात आप लोगों के साथ पेश आए, एक तो ख़ुद आपके साथ जो आप पर हमला हुआ, ज़रा उस वाक़े से मुतालिक भी अब बताइएगा कि वो कहाँ तक पहुँचा है, उस पर अभी जो मुलविस अफराद थे उनको पकड़ा जा सका है, नहीं पकड़ा जा सका, और फिर जो CDA पर वो रात के 12 बजे जो एक धावा CDA ने जो धावा बोला था आपके सेक्रेटरीट पर, उस पर भी फिर बड़ी ले दे हुई, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, अगले दिन आप लोगों ने वहीं पर अपना इजलास भी बुलाया। तो वो मामला अब कहाँ तक पहुँचा है, क्या तय पाया? भाई, कल 1 हफ्ता हो जाएगा उस अटैक को, हमले को जो मेरे ऊपर हुआ था। आज इस मोमेंट तक जबकि आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे साथ किसी हुकूमती अदारे ने इंक्लूडिंग पुलिस किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। अच्छा। देखिए, ये जो मामला है, पहले एक दिन जो वो क्या है, वो अब एक टीवी है उसके सामने हुआ था, वो भी CCTV कैमरास के ऊपर वो तमाम चीज जो है वो रिकॉर्डेड है। फिर उसका एक दिन छोड़ के GNN के सामने हुआ, वो तमाम चीजें भी रिकॉर्डेड हैं। ये 9 मई को जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जियो फेंसिंग के जरिए इन्होंने 10,000 बंदों को हमारे को पकड़ के जेल में डाल दिया था। अब ये 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी 4 बंदे जो हैं वो इनसे ट्रेस नहीं हो रहे। और इसी राना सना का कल स्टेटमेंट आई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल परसों आई है, कि जी हमें बहुत मुश्किल आ रही है उनको पकड़ने में क्योंकि उन्होंने मेकअप बहुत किया हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं किया गया, तो ये सीरियस ही नहीं है। एज ऑलवेज, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने ये काम किया है उनके जुर्म को छुपाना जो है वो असल ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस जो है वो मुझे नजर नहीं आ रही होती। आपने तमाम कानूनी तकाजे आपने पूरे कर दिए थे, FIR वगैरह सब वो लॉन्च हो चुकी थी? हमने पूरे कर दिए हैं मेरे भाई, हमने पूरे कर दिए हैं, FIR दर्ज करवा दी है, सारा कुछ करवा दिया है। और वो रात के अंधेरे में जो है, जब दिन को बैठ के ये राना सना जैसे लोग जो हैं वो देते हैं, बड़े कंसीलिएटरी किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव डेज के ऊपर PTI के सेक्रेटेरिएट के ऊपर अटैक हुआ है। पहले दिन यूनाइटेड नेशंस का वफ्द भी वहां बैठा हुआ था, उसकी मौजूदगी में ये सारा इन्होंने को तकरीबन 200 बंदों ने हमारे ऑफिस का घेराव कर लिया। वो उसको हमारे एक लीडर को ये उसकी तलाश में थे। उसके बाद नेक्स्ट डे दिन को कंसीलिएटरी स्टेटमेंट और रात के अंधेरे में पार्टी ऑफिस के ऊपर फिर अटैक करके दिया और वहां उसकी तहस नहस करके रख दी उस ऑफिस की। तो भाई मैं क्या बात करूं, दिन के वक्त की बात करूं कि रात के जो एक्शन लेते हैं उसकी बात करूं? तो रऊफ साहब, ये उसी के अगले रोज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट में गुफ्तगू की थी और ज़ाहिर है वो बयानात फिर ऑन रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि 2020 से आप लोगों को नोटिस दिए जा रहे थे और उन नोटिस पर कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं हो रहा था, तो फिर ज़ाहिर है अल्टीमेटली आखिर में वो कार्रवाई होनी ही थी। और 10 मई को भी एक नोटिस आया था इसी साल, मेरे भाई, दिन पहले। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। हमें इनका कोई नोटिस नहीं मिला। जो नोटिस इन्होंने बताया भी है वो आप देखिए, वो हमें एड्रेस नहीं है, वो उस शख्स को एड्रेस्ड है जिससे हमने प्रॉपर्टी तकरीबन 11 साल पहले खरीद के अपने नाम के ऊपर ट्रांसफर भी करवा ली हुई है। तो ये फाइल का पेट भरने के लिए वो सिर्फ नोटिस दिखा रहे हैं। हमें किसी किस्म का नोटिस इनकी तरफ से नहीं मिला। ठीक है, तो अब नोटिस के बगैर ये कार्रवाई की गई है।
और ये हमने अपनी पिटिशन में भी ये जो हमने मूव की है हाई कोर्ट में, उसमें हमने ये दर्ज किया है। ये लोग बिल्कुल नाज़िम नज़ीर तारड़ जैसे लोग झूठ बोलते हैं, और वो भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर झूठ बोलते हैं। ठीक है, और आखिर में रऊफ साहब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया मुज़ाकरात से मुतालिक बिल्कुल स्ट्रेट है कि किसी जमात से आप लोग के साथ नहीं बैठेंगे जब तक आप लोगों की डिमांड्स, वो जो 3 शराइतें पूरी नहीं हो जाती। किसी नहीं भाई, मैं क्लियर कर दूं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज कर रहे हैं। 6 पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्लेटफॉर्म भी हमने बना लिया हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टीज भी हुकूमत में शामिल किसी जमात के साथ आप वो नहीं करेंगे ना, कोई बातचीत नहीं? 3 जमातें हैं सिर्फ। अच्छा। उनके साथ जिन्होंने, और वो जमातें वो हैं जो कि हमारा मैंडेट चोरी करके इनकी झोली में डाला गया है, और उसकी वजह से ये हुकूमत में है। ये चोरी शुदा मैंडेट की जो जमातें हैं, करने वाली जो जमातें हैं, इनके साथ हम किसी किस्म के एंगेजमेंट जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ। ब्रेक के बाद तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। उनके सामने फिर ये तमाम सवाल रखेंगे जो कि रऊफ हसन साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में उठाए। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को एक बार फिर ये पेशकश की गई है कि आप आएँ, असम्बली का हिस्सा बने, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको असम्बली में बयान किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन जमातें इस वक्त अपना एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती हैं, और उन्होंने जो अपनी 3 शराइत हुकूमत के सामने रखी हैं वो अभी भी उसी पर मुसर हैं, उसी पर स्टैंड लिए हुए हैं। जबकि ऐवान सदर से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ पैगामात भिजवाए गए कि अगर अपोजिशन जमात चाहे तो पीपल्स पार्टी भी इस सिलसिले में, ऐवान सदर भी सिलसिले में कुछ किरदार अदा कर सकता है। तो अब क्या हुकूमत की इस वक्त हिकमत अमली होगी, किस तरह से अपोजिशन को लेकर चलना होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के सामने तमाम सवाल रखेंगे। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त अपोजिशन को एंगेज आपने करना कैसे है? चूँकि एक अपोजिशन तो है नहीं, 2 अपोजिशन हैं। मौलाना साहब अलग एक अपोजिशन जमात के तौर पर सामने, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी स्ट्रीट पावर भी है, उनका मैंडेट भी है, उन्होंने वोट भी लिया हुआ है। वो चाहते हैं कि फॉर्म 45 वाले सारे रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाए और एक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये सब चीज़ें सामने रखी जाएं। तो हुकूमत का इस पूरी सूरत-ए-हाल पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अपोजिशन तो चाहे वो सिंगल पार्टी हो चाहे दीगर पार्टियों में मुश्तमिल हो, उसका अपना एक रोल होता है, और बेहतर यही होता है कि अपोजिशन जो है वो अपना जो उसका एक आईनी रोल है या पार्लियामान के अंदर जो रवायात हैं उसी के मुताबिक वो अपना वो रोल अदा करे। और हम अपोजिशन से ये तवक्को रखते हैं कि वो जिस मकसद के लिए वोट लेके आए हैं उसके मुताबिक कोई काम करें। जो रोल इस वक्त उन्होंने अपनाया हुआ है, यानी असम्बली के अंदर माहौल ख़राब करना, शोर मचाना, पीछे और बाजे पे, अगर वो इसके लिए वोट लेके आए हैं तो फिर तो, और अगर वो समझते हैं कि लोगों ने उन्हें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए वोट दिए हैं, तो उसके लिए उन्हें एक मस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक एतराज है उनके इलेक्शन के ऊपर, जो आपने 2018 का इलेक्शन हुआ जिसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, उस इलेक्शन में जितनी इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुई हैं उनकी तादाद 2024 के इलेक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उस पर एतराजात 2024 के इलेक्शन से ज्यादा हुए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले किए। उनके कुछ मेंबरान के हक में फैसले आए, कुछ के खिलाफ आए। जैसे डिप्टी स्पीकर उनके जो है वो ट्रिब्यूनल से उड़ा दिए गए कि 50,000 से ज्यादा इनका कोई वोट जो है वो साबित नहीं हो सके। तो ये फैसले जो होते हैं ये फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन के जो तनाज़ात हैं उन्हें। तो तारिक फजल साहब, इस वक्त हुकूमत में जितनी भी जमातें हैं, वो आपकी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो या वो MQM हो, इन तमाम जमातों को 2018 में एतराज़ात थे और शायद इसी वजह से वो पिटीशंस भी ज़्यादा थी। तो मौलाना फजल रहमान भी यही बात तो करते हैं कि आप लोगों को यही मैंडेट उस वक्त जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त काबिल कबूल नहीं था, आप धांधली का शोर मचा रहे थे। लेकिन आज जब आप कमोबेश उसी मैंडेट के साथ, 2018 वाले मैंडेट के साथ अगर आप हुकूमत में, तो फिर इस वक्त आप लोगों को सब सेट लग रहा है और इस वक्त आप लोगों को इलेक्शन पर एतराज़ भी नहीं है। हमने उस वक्त भी अपोजिशन में अपना एक आईनी जिम्मेदारी वो निभाई और साथ साथ अपने एतराज भी रखा और अपने केसेस भी चलाते रहे। तो अगर किसी अपोजिशन आज कर रहा हूँ, उसका तरीका वही है जो 2018 में हमने अपनाया था कि हमें
एतराज़ात भी थे, हम सिस्टम का हिस्सा भी बने, पार्लियामान को भी आगे चलाया और अपना जो है कायमी यही जो तरीका होता है वो पार्लिमानी है, यही तरीका जो है वो वाहिद ऑप्शन है जिससे मुल्क आगे तसादुम से, टकराव से और इंतशार की सियासत से आप किसी भी सूरत मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपोजिशन जो है वो अपना करेगी जिससे इस मुल्क को फायदा हो, इस निज़ाम को फायदा हो। सही। तो तारिक साहब वो कोई समझते हैं कि हम ब्लैकमेल करके किसी को हम सिस्टम से या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके उनसे कुछ लेंगे निज़ाम को आगे चलने से होता है, वो इस तरह ब्लैकमेलिंग से नहीं होता। तो तारिक साहब ये जो कमीशन वाली डिमांड है कि एक जुडिशल कमीशन अगर बना दिया जाए 8 फरवरी के इंतखाबात पर, चलें 9 मई पर वो अलग से उस पर बात हो सकती है, लेकिन जो इंतखाबात वाला मामला है इस पर हुकूमत को एतराज़ क्यों है? 2013 में भी आप लोगों को कमीशन बना चुके हैं और उसमें जो उनके मुतालबात थे वो गलत साबित हो गए थे, तो फिर इस बार इस प्रैक्टिस से क्यों कतरा रही है हुकूमत? देखिए, हमें कोई बिल्कुल एतराज़ नहीं है। अगर कमीशन बनाना चाहते हैं तो जरूर आए, बैठे। वही तो बात है जहाँ से बात मैंने अपनी शुरू की थी। ये कमीशन सड़कों पे तो नहीं बनते, कमीशन सीटियां बजाने से तो नहीं बनते, गालियां देने से तो नहीं बनते। आप आए, बैठे, आपके पास आपके लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद है, रोजाना असेंबली के अंदर तकरीर कर रहे होते हैं, आप अपना मुतालबा ऐवान लेके आए। हम इस पर बिल्कुल जो भी यानी कि उसमें हत्तुल इम्कान गुंजाइश मौजूद हुई जरूर सुनेंगे और जरूर बनाएंगे। तो तारिक साहब ये जो अब ये वाली जो ऑफ़र होती है, यानी आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं है कमीशन बनने पर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या टीवी टॉक शोज़ की हद तक तो ये होती है, लेकिन क्या पार्टी टू पार्टी या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई रवाबित इस सिलसिले में हो रहे हैं? ये पैगाम उन तक पहुँचाया जा रहा है कि हाँ हम आपकी 3 में से एक शर्त मान सकते हैं, आप ज़रा असेंबली में तो आएँ? नहीं, असेंबली में तो वो मौजूद है, असेंबली में भरपूर तकारीर कर रहे हैं। उनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो 1-1, 2-2 घंटे की लंबी तकारीर कर रहे होते हैं। तो मैं वो यही अर्ज कर रहा हूँ उसका तरीका, वो भी मुतालबा टॉक शो पे करते हैं, हम भी टॉक शो पे जवाब दे देते हैं। जिस दिन संजीदगी से अवान में आके उन्होंने कोई बात की कि जनाब ये फोरम पे हमें ये कमीशन चाहिए, उस दिन हमारे वहाँ वज़रा भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर भी गाय बगाए तशरीफ लेके आते हैं, हो जाएगी और कमीशन भी बन जाएगा। तो तारिक साहब उन्होंने तो कुछ अरसे पहले एक कमेटी भी बनाई थी, मुज़ाकराती कमेटी, 3 रुकनी कमेटी की मंजूरी हुई थी, लेकिन उस कमेटी को इंगेज ही नहीं किया हुकूमत ने। फिर जाहिर है कि अपोजिशन को कहना पड़ा कि हम अगर बात करेंगे तो हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, क्योंकि असल इख्तियार फिर वहीं पर है, वो इनके पास तो है नहीं, बेख्तियार हुकूमत से हम बात नहीं करना चाहते। उस वक्त क्यों आप लोगों ने इंगेज नहीं किया उस कमेटी को? मेरा नहीं ख्याल कि कोई कमेटी इस तरह की कोई फ़ाल कमेटी उन्होंने बनाई थी। उनके 6 पिछले दिनों मैं टीवी प्रोग्राम में था तो 6 उनके उनके बयानात मुज़ाकरात के उस प्रोग्राम में सुनाए गए और 6 के 6 की राय मुख्तलिफ थी। ये उनके 6 सीनियर तरीन लीडर हैं जो साहब के बाद पार्टी को लीड कर रहे हैं। ये उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको लीड कर रहे हैं, उनके नैरेटिव को लीड कर रहे हैं। तो अगर उनके आपस में राय नहीं मिलती कि करना क्या है, ज़ाहिर है हम तो उन्हें गाइड नहीं कर सकते। कोई कहता है नहीं हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, कोई कहता है नहीं जी हम धरने देंगे, कोई कहता है जनाब हम DGI से बात करेंगे, कोई कहता है जनाब अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट से बात करेगी। तो लिहाजा एक जगह बैठ के अगर वो क्लैरिटी ले आएंगे तो मेरा ख्याल ये है कि आगे चलना आसान होगा। और ये जो एक पूरा सूरत हाल इस वक्त आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो निज़ाम को चौक करने की बात कर रहे हैं, ये खत्म होगी। अच्छा। और निज़ाम ने तो आगे बढ़ना होता है, मुल्क ने भी आगे चलना है। अब अगर वो नहीं चाहते इसमें अपना हिस्सा डालना, हम उन्हें मजबूर तो नहीं कर सकते। सही। लेकिन उनकी जिद के आगे, उनकी हटदर्मी के आगे ना तो निज़ाम झुक सकता है, ना रियासत झुक सकती है और ना रियासत रुक सकती है। जाहिर है बेशुमार आपके नेशनली इंटरनेशनली चीजें, प्रोजेक्ट, बातचीत सब कुछ चल रहा होता है ना। तो आप अगर सिर्फ उनकी शोर शराबे को देख के आप पार्लियामेंट
तर्जुमान भी काम छोड़ दे, सही, बाकी इदारे भी काम छोड़ दें। तो दूसरी अपोजिशन जमातें जो आपकी माजी की हलीफ जमात भी रह चुकी है, मौलाना साहब आपकी PDM के सरबराह रह चुके हैं, तो उनको क्यों नहीं एंगेज अभी तक कर पा रहे? वो भी अपनी तहरीक शुरू कर चुके हैं, वो भी गाए बगाए सड़कों पर आ भी रहे हैं। अब उनकी इस तहरीक में ज़ाहिर वक्त के साथ साथ शिद्दत आती जाएगी, तो उन कोई बैकडोर राब्ते, कोई उनसे बातचीत, कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग का माहौल बन रहा है उनके साथ? देखिए, वो बेशक PDM के सरबराह रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक सियासी जमात है जिसके वो सरबराह हैं, और किस वक्त क्या मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार करना है और किस वक्त उन्होंने क्या सियासत करनी है, ये हतमी फैसला तो बहरहाल मौलाना साहब ने खुद ही किया या उनको शूरा नहीं करना होता है। बाकी जहाँ तक उनको एंगेज करने की बात है, बिल्कुल हमने उनके एंगेज किया। एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा हमारी लीडरशिप उनके पास गई, 1-2 इजलास तो ऐसे थे जिसमें क़यादत के साथ मौजूद था, और हम इस्लामाबाद मौलाना साहब के घर गए और पूरा कोशिश कर रहे हैं। और इंतहाई आप ये कहें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब की इज्जत करते हैं, उनका बहुत बड़ा मकाम है, और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह उनके साथ जो एंगेजमेंट है वो कोई एक पॉजिटिव रिजल्ट भी ले आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर दीगर मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 कार्रवाइयाँ की हैं, और तीनों कामयाब कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाक फोर्सेस की ये जंग बड़ी कामयाबी के साथ जारी है, लेकिन इन कार्रवाइयों में 5 जवान भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे और वो भी शहीद हो गए हैं। इस जंग को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त ख़ात्मे की जानिब लेकर जाया जा रहा है, और हमारी फोर्सेस ने चाहे वो कहीं भी दहशतगर्द सर उठाएँ उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई की जाती है, कामयाब कार्रवाई की जाती है। पेशावर के इलाके हसन खेल में ये ऑपरेशन हुआ गुज़िश्ता रोज़, जिसमें 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया, और उसके बाद फिर 27 मई को एक टांक में, डिस्ट्रिक्ट टांक में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 10 अफराद को जहन्नुम वासिल किया गया जो कि दहशतगर्दी के मंसूबे पर काम कर रहे थे। और फिर ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 5 बहादुर जो जवान थे वो शहीद भी हो गए, लेकिन मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। तो ये जंग कब ख़त्म होगी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा कब तक मुमकिन हो सकेगा, और आगे आने वाले दिनों में हालात कितने बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब रवाना पाकिस्तान के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो हम देखते हैं कि हर थोड़े अरसे के बाद ये दहशतगर्दी सर उठाती है, दहशतगर्द कहीं से आकर हमला आवर होते हैं, कोई तखरीबकारी की कार्रवाई वो सोच रहे होते हैं, हमारी फोर्सेस बहरहाल उनको मुंह तोड़ जवाब देती हैं और उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन ये सिलसिला ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? बाप जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अफसोस है, जाहिर है ये बड़े महंगे लोग होते हैं, इनके पीछे ट्रेनिंग होती है, इनके पीछे वफादारी की एक दास्तान होती है, इनके पीछे कुर्बानी की लाजवाल जो है वो दास्तानें होती हैं, और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी जो जिसको कहते हैं वतन परस्ती से ये लोग लड़ते हैं। और किस लिए लड़ रहे हैं? ताकि हमारे मुस्तकबिल को जो है वो बेहतर कर सकें। अफसोस ये है कि इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन आवाम के अंदर वो लोग अनासिर जो आज नफरत के बीज बो रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूँ यहाँ, और वो ये है कि मुझे वो सियासतदान अपने नाम बताएं, वो ब्यूरोक्रेट अपने नाम बताएं, जिन्होंने अपने बच्चों को जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर जहाद के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, मुल्क की जो सलामती के लिए, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, सियाचिन की जो बुलंद बाला चोटियों के ऊपर जहां -40 डिग्री जाता है वहां भेजा हो। अगर कोई एक नाम हो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जाहिर है अफवाज पाकिस्तान के ये बहादुर सिपाह, जिसके अंदर पहले पिछले एक दिन पहले एक कैप्टन हसन जहांगीर जो है वो भी जाम शहादत नोश की, उनके वालिद की जो बातें थी, मैं यकीन माने कि बड़ी दिल खराश थी, वो बहुत तकलीफ दे थी। उसकी वजह यह कि उन्होंने कहा कि मेरे 100 बेटे होते तो भी पाकिस्तान पर कुर्बान कर देता। ये जज्बा जो है ये हमारे लोगों का है, ये पाकिस्तान के लोगों का है, ये हमारी फौज का जज्बा है, क्योंकि ये जहादी हैं, ये सिर्फ सिपाही नहीं है, ये बल्कि जहादी भी हैं।
और ये जिहाद फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं, ईमान तकवा जिहाद फी सबिलिल्लाह का मोटो लेके चल रहे हैं। और किस लिए? इसलिए कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना हो। अभी ये जो इलाके आपने बताया, हमें मालूम है कि इसकी पुष्टपनाही कहाँ से आ रही है। इसके पीछे मगरिब भी बैठा हुआ है, इसके पीछे जो है अफगानिस्तान से जो है कुमक आ रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका असला छोड़ के गया, 3 लाख से ज्यादा असला वो वहां छोड़ गया। दोहा मुआहदे के धज्जियां उड़ा के रख दी गई। पाकिस्तान को जो है वो खेल बना के रख लिया गया। पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ अरसे से जो दहशतगर्दी है वो उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए लगी है। ये 5 लोग नहीं शहीद हुए, ये बल्कि 7 लोग अगर पिछले दिन का भी लगा लें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी कि इतला की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं। अब फौजी का तो पता है कि वर्दी पहनी है, दहशतगर्दी के जो है वो चेहरे के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि जी मैं दहशतगर्द हूं। ये तो जब उसके हाथ से बंदूक या उसके पास से असला बारूद नजर आता है तब भी पता चलता है। अब्दुल्ला साहब, ये कलामी की माजरत, लेकिन ये जब अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत आई, पाकिस्तान ने तो उन्हें हर मुमकिन सपोर्ट किया, हर लिहाज से उनकी मदद की, उनको सपोर्ट किया, और उनकी तरफ से भी ये कमिटमेंट थी कि अपनी सरजमीन को, अपने लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर वो कमिटमेंट क्यों नहीं पूरी हो पा रही कि आए रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई वाकयात पेश आ रहे हैं उस तरफ से? अरबाब साहब देखें, बात यह है कि कमिटमेंट के मुतालिक 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो अफगानिस्तान था फरीक, दूसरा अमेरिका फरीक था। अगर हम अफगानिस्तान से तकाजा करते हैं कमिटमेंट पूरा करने का, तो दोहा मुज़ाकरात में जो दूसरा फरीक था उससे अमेरिका से क्यों नहीं मुतालबा करते, उससे क्यों नहीं पूछते कि तुमने 3 लाख असला जो है वो क्यों छोड़ा? तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, तुम उसको साथ लेके जा सकते थे, तुम क्यों नहीं लेके गए? बड़ा वादे नजर आ रहा है। देखें, एक तरफ इंडिया जो है वो खुल खेल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को सियासी मामलात में इतना जो है वो उलझा दिया गया है, नफरतों के बाजार गर्म किए गए हैं, मुक्ति बानी की बातें शुरू हो गई हैं। भाई मुक्ति बानी के पीछे तो भारत था, उसको भारत की सपोर्ट थी, आज किसकी सपोर्ट आ रही है ये भी बता देना कोई। मसला यहाँ ये है कि ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जिस तरह 7 मई की जो डीजीआई इख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर 100 के करीब जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है फी दिन के हिसाब से हो रहे हैं। और इस टाइम पे जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो है वो हमारे जो बहादुर सिपाह हैं उनकी भी एक लंबी दास्तान है, जो अफसर और सिपाह जो है वो दोनों शहीद। इस पूरी सूरत हाल में क्या हुकूमती सतह पर या सिफारतकारी की सतह पर कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? कोई ऐसे डायलॉग हो सकते हैं कि ये जो ये सूरत हाल है इसमें बेहतरी की कोई राह निकाली जा सके? देखिए, डायलॉग तो बिल्कुल करना चाहिए। मेरे ख्याल में डायलॉग के तो रास्ता कभी भी जो है वो बंद नहीं करना चाहिए। आपको याद है अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखला हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ जंग भी जारी थी, लेकिन डायलॉग जो है वो हो रहा था। डायलॉग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डायलॉग किस बुनियाद के ऊपर और किससे किया जाए। मल्टीपल ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, फिर उनके साथ जो है उनके अपने वो मनमानी, कोई देखे ना वो कोई ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। अच्छा, फिर दहशतगर्द जो है उनको कुमक कहाँ से आ रही है? पता वादे है, इंडिया उनको जो है वो पैसा देता है, इंडिया उनको असला देता है, और अमरीकी असला जो है वो मैदान के अंदर आ रहा है। बार बार अमरीकी असला जो है वो A4 राइफल्स और M16 राइफल्स और दीगर जो इक्विपमेंट है वो नजर आ रहा है। अब मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान जिस मुश्किलात का शिकार है उसके अंदर जब तक कि अवाम की सपोर्ट नहीं आएगी और हमारी हुकूमत जो है वो बढ़कर सपोर्ट नहीं करेगी, ऑपोजिशन इस मामले पे देखें, आप जरूर अपनी जो है वो सियासत खेलें, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात हो तो फिर सबको इकट्ठा होके ये जंग लड़नी है। और अगर हम ये इकट्ठे होके नहीं लड़ेंगे तो ना हम बचेंगे ना कोई और बचेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो हौसला और हिम्मत देना है और उनको बताना है कि ये एक अनदेखी जंग है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जंग इस टाइम पे पाकिस्तान लड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियां दे रहा है और उसमें हम सुरखुरू हो रहे हैं। अरबाब साहब, आप याद करें वो दिन जब लाहौर के अंदर धमाके होते थे, जब कराची में धमाके होते थे, कोयटा पेशावर में होते थे, आज वो क्यों नहीं हो रहे? इसलिए कि कोई अपनी खून से कुर्बानी दे रहा है। ये बातें समझने के लिए जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद गुल साहब, तहरीक जवानान पाकिस्तान के सरबराह। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।